हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय रत्नेश सर में। आजकल हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर कर रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अभिक्रिया क्या होती है तथा यह कितने प्रकार की होती है इसको देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। देखिए, आपके पास मान लीजिए एक पदार्थ ए है और कोई दूसरा पदार्थ बी है, ठीक है। इन्होंने आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके कोई C+D प्रोडक्ट बना दिया। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, तीर के निशान तीर के निशान के पहले जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं अभिकारक, और तीर के निशान के राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है। तो मान लेते हैं अभिकारक की ऊर्जा जो है E1 है और उत्पाद की ऊर्जा E2 है। तो हम मान लें अगर E1 ज़्यादा है E2 से, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो माने आप समझ गए होंगे कि अगर अभिकारक की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो 101% रासायनिक अभिक्रिया होगी। मान लेते हैं अभिकारक की ऊर्जा कितनी है 50 जूल और उत्पाद की ऊर्जा 30 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जरूर होगी। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो ये आपके पास पदार्थ है ये अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए यानी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या होता है भैया, रासायनिक अभिक्रिया करता है, यानी ऊर्जा को कम करने के लिए। एक चीज़ जानते रहिए आप, जिसका ऊर्जा ज़्यादा होगा वह ज़्यादा क्या होगा, और वह स्टेबल नहीं हो पाएगा, कम स्टेबल होगा। और जिसकी ऊर्जा कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा अस्थायी होता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसे बाइक है, अगर उसमें ऊर्जा है, पेट्रोल है, तब वो खूब चलेगी। अगर बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगी तो बाइक क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे अस्थायित्व जो है ऊर्जा के क्या है, व्युत्क्रम होता है, यानी कि ऊर्जा बढ़ाना है तो अस्थायित्व क्या करना पड़ेगा, घटाना है। अगर ऊर्जा का हम क्या करें, ऊर्जा कम कर दें तो अस्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। तो देखिए, जो अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, उसका जो विवरण होता है उसको संक्षिप्त करके लिखना यानी छोटे करके लिखना को क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप से यानी छोटा करके लिख देना ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। तो देखिए, किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपके पास मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो अगर आप इसको कहेंगे तो कैसे कहेंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसको संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो ऐसे देखिए, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इसको क्या किया गया, जलाया गया, यानी डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है जलाना या गर्म करना, ठीक है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको क्या मिल गया, प्राप्त हो गया। तो इसे आप क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। यानी कि जो अब रासायनिक क्रिया होती है इसका जो विवरण होता है इसको छोटा करके लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ध्यान दीजिए, तीर के निशान के पहले जो लिखा जाता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और तीर के निशान का जो बाद का पदार्थ होता है उसे आप उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल किए हैं, ऑक्सीजन के लिए अलग एक शब्द का इस्तेमाल किए हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए एक अलग शब्द का इस्तेमाल किए हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण भी कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे और क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। लेकिन अगर हम इनके सूत्रों का यूज करें तो ये जो समीकरण है और छोटी हो जाएगी। देखिए, शब्दों के स्थान पर, ये देखिए शब्द हम लिखे हैं यहाँ पे, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करने से रासायनिक समीकरण और भी छोटा हो जाता है। देखिए, मैग्नीशियम का Mg होता है सूत्र, ऑक्सीजन का O2 होता है, इसको गर्म किया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस था और यहाँ पे देखिए और छोटा हो गया और कम जगह ले लिया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो इधर में मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये समीकरण कैसा है, संतुलित है कि असंतुलित? जाहिर सी बात है असंतुलित है, असंतुलित। ये कैसी समीकरण है,
असंतुलित समीकरण है। देखिए जो असंतुलित समीकरण होता है इसे हम क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण। क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण। तो यहाँ से हमको पता चला कि ढांचा समीकरण क्या होता है। देखिए जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है इसको आप संतुलित मत करिए, जैसे यहाँ पे आपको मिला उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करिए उसे लिख दीजिए, वही होता है ढांचा समीकरण। ठीक है, अब बात यह आई कि सर इसे संतुलित कैसे किया जाए। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण अब क्या होता है इसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, यानी कि जो समीकरण होता है उसके दोनों तरफ, यानी कि रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ उसका जो तत्व होते हैं उनके परमाणु की संख्या अगर बराबर हो तो उसे आप क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए इसको लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, देखिए क्या है, मैग्नीशियम Mg प्लस O2, इसको आपने गर्म किया, ये जलाया तो बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बात यह है इसे संतुलित कैसे किया जाए। देखिए सबसे पहले हम देखिए रिएक्टेंट की तरफ आएंगे, रिएक्टेंट देखेंगे कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा है सबसे पहले उसे संतुलित किया जाता है। देखिए मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो पहले चलिए ऑक्सीजन को संतुलित करिए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसको यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन अब मैग्नीशियम ज़्यादा हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, तो यहाँ पे भी आप 2 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो तत्व हैं, जो एलिमेंट है, उनके एटम जो परमाणु क्या है उनकी संख्या बराबर है। मैग्नीशियम 2 है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये जो 2 है इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को जो आज पढ़ाया गया समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।